Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we are going to discuss about cell cycle or cell division. As we know that cell cycle is a programming changes that occur in a cell when it divides. तो यहाँ पे जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन है उसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस एंड एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन एंड जो हमारा मियोसिस होता है उसको बोलते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। देखो, जब एक सेल डिवाइड हो रही है तो या तो वो सेल दो सेल बनाएगी, ठीक है, या वो सेल हमारी 4 डॉटर सेल जनरेट करेगी। तो जब 4 डॉटर सेल जनरेट कर रही है तो वो हमारा मियोसिस डिवीजन होता है, और जब हमारी 2 सेल जनरेट करेगी तो वो हमारा माइटोसिस डिवीजन होता है। और जो माइटोसिस होता है वो हमारा होता है सोमेटिक सेल्स में, और ये हमारा किस में होता है, जर्म सेल्स में। देखो, अब जर्म सेल्स 2 ही होती हैं हमारे पास, ओवा एंड स्पर्म। अगर प्लांट की बात करें तो हमारा यहाँ पे ओव्यूल होगा और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। और सोमेटिक सेल्स क्या होगी, बॉडी की जितनी भी बाकी बची सेल्स अदर देन जर्म सेल्स, लाइक मसल सेल्स होगी हमारी, ब्लड सेल्स होगी, किडनी सेल्स होगी, ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, सोमेटिक सेल्स। तो यहाँ पे जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो यहाँ पे जो हमारी पेरेंट सेल होगी उसके अंदर अगर 23 क्रोमोसोम हैं तो यहाँ पे भी 23 आएंगे डॉटर सेल्स के अंदर। अगर उसमें 46 हैं तो यहाँ पे भी 46 आएंगे। अब वैसे क्या होता है, जो हमारी सोमेटिक सेल्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, हमारी डिप्लॉइड होती हैं। ऑल सोमेटिक सेल्स आर डिप्लॉइड सेल्स। तो यहाँ पे 46 होंगे, यहाँ पे भी 46 होंगे। बट जो हमारी मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन में हमारी जर्म सेल जनरेट होती हैं, और हमें पता है कि ओवा एंड स्पर्म आर गैमेट्स एंड गैमेट्स आर हैप्लॉइड। तो यहाँ पे अब हमारी जो सेल होगी पेरेंट सेल, वो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम कंसिस्ट करती होगी, मतलब कि वो डिप्लॉइड होगी, और वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स देगी। हैप्लॉइड मतलब उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर्स होंगे सब में, सॉरी 23 क्रोमोसोम होंगे। 46 थे, यहाँ पे 23 पेयर थे, 23 पेयर से यहाँ पे हाफ रह गए, मतलब कि 23 क्रोमोसोम रह गए। अब यहाँ पे जब मैंने बात किया कि माइटोसिस में जितने पेरेंट में क्रोमोसोम थे उतने ही डॉटर सेल में आ रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस रही है, तो इक्वेशनल डिवीजन इसको बोलेंगे। जब मियोसिस की बात हो रही है, यहाँ पे हमारी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनी है, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे 46 थे, यहाँ पे 23 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस हो गए, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। बट जो ये मेरा वीडियो लेक्चर है इसमें मैं पर्टिकुलरली माइटोसिस के ऊपर बात करूँगी, और ये हमारा CBSE के लिए भी है, HBSC के लिए भी है, और ICSE के लिए भी है, जो भी हमारे स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, उन सब के लिए ये टॉपिक है सेल साइकिल वाला। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज को हम डिस्कस करते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी को। स्ट्रासबर्गर जो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो नया न्यूक्लियस है वो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से ही अराइज होगा। देखो, ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड होगा, और न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, DNA या फिर RNA होगा। तो ये सेल जब 2 डॉटर सेल जनरेट करेगी तो उनके अंदर भी तो न्यूक्लियस यहाँ पे कॉपी करेगी अपने जेनेटिक मटेरियल को। तो ये 2 जो न्यूक्लियस है नए, वो किससे आए, इस प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से आए, ठीक है। और स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले माइटोसिस प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया था। वैन बेंडन एंड फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था माइटोसिस एनिमल सेल में, और जो माइटोसिस टर्म है वो फ्लेमिंग ने दी थी, और मियोसिस टर्म है वो फार्मर एंड म्यूरे ने दी थी। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने बोला RBC का टाइम स्पेन है कि RBC जो रेड ब्लड सेल्स होती है मेरी बॉडी में वो 120 दिन जिएगी, ठीक है, और 2 से 3 दिन या मोस्टली 1 हफ्ता चल जाती है मेरी WBC, ठीक है। अब उनको रिप्लेस करना पड़ेगा तो नई सेल बनेगी। तो यहाँ पे बॉडी में किडनी सेल्स हो रही है, नेफ्रॉन्स जो है मेरी, वो उनको रीजनरेट करने के लिए, मसल सेल्स को बनाने के लिए, मेरी लीवर सेल्स को जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, सेल डिवीजन चाहिए उनको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि हर एक सेल का लाइफ स्पेन है, उस लाइफ स्पेन के बाद वो डेड हो जाएगी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन चाहिए होगा। कई बार मेरी बॉडी में घाव बन जाते हैं,
तो उस घाव को हीलिंग करने के लिए, कहीं पे स्वेलिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, सेल डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेल जो है बॉडी में किस मैकेनिज्म के थ्रू, कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर हैं जिनके थ्रू सेल डिवीजन जो है इनिशिएट करवाया जाता है, स्टिमुलेट करवाया जाता है। अब इन केमिकल्स को, इन ग्रोथ फैक्टर्स को माइटोजन बोलते हैं। देखो, माइटो मतलब कि माइटोसिस, और जैन मतलब कि जनरेशन, मतलब माइटोसिस की जनरेशन, मतलब माइटोसिस को इंड्यूस करने वाले ग्रोथ फैक्टर्स एंड केमिकल्स। फॉर एग्जांपल साइटोकाइनिन्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF भी बोलते हैं इसको, PDGF प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो प्लेटलेट्स का डिवीजन होगा, लिम्फोकाइंस हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह हैं, लिम्फ नोड्स वगैरह हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, उनके डिवीजन में साइटोकाइनेसिस सेल के डिवीजन के लिए होता है। और कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देते हैं। सेल डिवीजन को इनहिबिट करने का मतलब है माइटोसिस को पॉइजन देना। फॉर एग्जांपल साइनाइड्स हैं, एजाइड्स हैं, कैलोन्स हैं एंड कोल्चिसिन हैं। ये सब क्या है, सेल साइकिल को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब देखो, आपने कैंसर सेल का सुना होगा कि कैंसर सेल्स जो है वो हमारी तब जन बनती हैं, जनरेट होती हैं जब माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाए, मतलब कि ये रुके ही ना, सेल डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, ठीक है। अपने आसपास की जो सेल हैं, टिश्यू हैं, उनको, उनके मटेरियल को, उनके न्यूट्रिशन को भी ले रही हैं और वो डिवीजन करती जा रही हैं। उस केस में ये ओवर एक्सप्रेस हो जाते हैं हमारे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उन पर एक्टिवेट नहीं हो पाता, उस केस में होता है। कई बार लो सरफेस वॉल्यूम रेशियो, लो सरफेस वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या है कि इतनी है सेल मान लो, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल बढ़ गया है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन, न्यूक्लिक मतलब प्रोटीन है, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब बढ़ गए हैं, पर इसका सरफेस एरिया तो इतना ही है। तो ये सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो अगर लो है तो उस टाइम पे सेल डिवाइड होगी। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर मटेरियल जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है उसका, और जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसका रेशियो अगर यहाँ पे कम होता है तो उस टाइम पे भी सेल डिवीजन स्टिमुलेट होता है। अब सेल साइकिल की बात करते हैं। सेल साइकिल क्या है, प्रोग्राम्ड साइक्लिक चेंजेस। प्रोग्राम मतलब प्रोग्रामिंग कर रखी है, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बनेंगे मेरी बॉडी में, वो प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब वो सिग्नल देंगे कि सेल को, कि सेल डिवाइड हो जा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग है ना, हर चीज़ प्रोग्राम्ड है, इसलिए यहाँ पे बोला गया प्रोग्राम्ड साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिक वे में चेंजेस आते हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से इसका जीनोम, जीनोम क्या, हैप्लॉइड सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जितना जेनेटिक मटेरियल होता है वो जीनोम क्या कर जाएगा, डुप्लीकेट कर जाएगा डॉटर सेल में, ठीक है। इन सेलुलर कंपोनेंट्स में भी चेंजेस आएंगे, जैसे गोल्जी अपार्टस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। एंड अल्टीमेटली सेल डिवाइड होके 2 सेल बना देगी, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम एक सेल साइकिल शो करी गई है और उसकी ये डिफरेंट स्टेजेस शो करी गई हैं। सबसे पहले हमारी जो आती है वो क्या होती है, इंटरफेज। ये जो पूरी जो फेज है यहाँ पे, ये पूरी फेज, लॉन्गेस्ट फेज, ये पूरी क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज मतलब 2 साइक्लिक डिवीजन के बीच में जो फेज होगी वो इंटरफेज होगी। इंटर मतलब इन बिटवीन, 2 माइटोसिस डिवीजन के बीच की फेज। और ये एम फेज क्या है, माइटोसिस डिवीजन, मतलब ये तो डिवीजन वाली स्टेज है और यहाँ पे सेल ग्रोथ करेगी, रेस्ट करेगी, जो भी करेगी वो इंटरफेज में आ गया। तो इंटरफेज आई फेज भी बोलते हैं, इंटरमाइटोसिस फेज भी बोलते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं, और एनर्जी फेज भी, क्योंकि एनर्जी गेन करनी है सेल को आगे डिवीजन करने के लिए। इस इंटरफेज को आगे डिवाइड कर रखा होता है G1 फेज में, G2 फेज में, S फेज में, और एक होती है G नोड फेज, ठीक है। तो जो हमारी सेल साइकिल है ना, ये इंडिविजुअल में वेरी करती है कि किस में कितना टाइम लेगी। ये पूरी जो हमारी सेल साइकिल है इंटरफेज से लेके हमारी माइटोसिस तक, ह्यूमन सेल्स में हम इसको 24 आवर्स मानते हैं, और ईस्ट सेल में ये 90 मिनट का टाइम लेती है एक डिवीजन करने के लिए। अब ये वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और टाइप ऑफ सेल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी सेल डिवाइड हो रही है। तो इंटरफेज में हम बात करते हैं सबसे पहले G1 फेज की। G1 फेज को फर्स्ट गैप फेज भी बोला जाता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोला जाता है, और प्री सिंथेटिक फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज भी। देखो, जो एम फेज है उसके बाद यहाँ पे शो करी गई है G नोड फेज। G नोड का मतलब होता है क्यूशियंट फेज, मतलब सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली
एक्टिव है, मतलब कि वो हमारी एनाबोलिज्म और कैटाबोलिक एक्टिविटी शो कर रही है। एनाबोलिक मतलब सिंथेसिस, किसी भी बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस। तो एनाबोलिक फेज भी हो रही है यहाँ पे, कैटाबोलिज्म भी हो रहा है, कैटाबोलिक रिएक्शंस भी हो रही हैं, मतलब ब्रेकडाउन भी हो रहा है बायोमोलिक्यूल्स का, दोनों ही चल रहा है, मेटाबोलिकली एक्टिव है सेल। बट वो जो है डिवीजन शो नहीं कर रही, वो यहाँ पे जी नोड फेज में लाई कर रही है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं हार्ट सेल इसका एग्जाम्पल है, और जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं वो इसका एग्जाम्पल है। न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होती हैं, वो फिक्स होती हैं हमारी बॉडी में। इसीलिए जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी सुनने की कैपेबिलिटी, रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी, हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो सब कम होती जाती हैं, क्योंकि वो न्यूरॉन कनेक्शन की वजह से होती है। और न्यूरॉन्स हमारे जो हैं वो रिन्यू नहीं होते हैं, उनके बीच में बस कनेक्शन जो है वो कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा सकती है, बट उनको नया नहीं बनाया जा सकता। उनको नया सिर्फ स्टेम सेल थेरेपी से ही बनाया जा सकता है, जो कि बहुत कॉस्टली है। ठीक है, अभी जी नोड फेज होती है। अगर ये जी नोड फेज कुछ सेल में बहुत कम टाइम के लिए होती है और कुछ में एग्जिस्ट ही करती है, आगे सेल प्रोसीड ही नहीं करती, जैसे मैंने एग्जांपल लिया न्यूरॉन्स का। बट जो ये माइटोस एम फेज है, इसके बाद फर्स्ट फेज कौन सी आई, G1 फेज। इसको पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी बोलेंगे। गैप क्यों, क्योंकि एम के बाद गैप लिया भाई। और पोस्ट माइटोटिक क्योंकि माइटोटिक डिवीजन के बाद में हो रही है। ठीक है, और इसमें होगा क्या क्या, 42% टाइम लेगी। ये पूरा जो सेल डिवीजन का टाइम होगा उसका 42% टाइम लेगी। और इसमें हमारे कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे सिंथेसिस होगी हमारी, आरएनएज की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, एटीपी की सिंथेसिस होगी, न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होगी, अमाइनो एसिड्स की। और जो न्यूक्लियस है वो हमारा ग्रोथ करेगा। और जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, सेल के ऑर्गेनल्स, वो डुप्लीकेट करेंगे। मतलब ऑर्गेनल्स में क्या आ गया, जैसे गोल्जी बॉडीज आ गई हमारी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया हमारा। ठीक है, तो ये सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया हमारा, तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे। कौन सी फेज में डिवाइड करेंगे, G1 फेज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो साइज है सेल का और न्यूक्लियस का वो भी डबल हो जाएगा, किसमें, G1 फेज में, क्योंकि वो ग्रोथ कर रही है यहाँ पे। एस फेज नेक्स्ट होती है एस फेज। एस फेज के एस नाम से ही पता चला सिंथेटिक फेज है। सिंथेटिक फेज वो होती है जहाँ पे कुछ बन रहा हो। ये हमारी पूरी सेल साइकिल के टाइम का 33% लेती है। और जब बन रहा है कुछ, तो कुछ बन ही रहा होगा। वो बन क्या रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था रेप्लिकेशन का मतलब है रेप्लिका बनना। डीएनए अपनी कॉपी जनरेट करता है यहाँ पे, क्योंकि उसको डॉटर सेल में कॉपीज भेजनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल हो जाता है हमारा डीएनए। अगर यहाँ पे 2C डीएनए है तो उससे 4C हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। अगर हमारा 2C है तो 4C हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा जो जितना भी डीएनए है उसका डबल अमाउंट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन किसको बाइंड करके रखते हैं, डीएनए को बाइंड करके रखते हैं। और वो भी यहाँ पे क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे हिस्टोन प्रोटीन्स। और जो सेंट्रोइल होते हैं, सेंट्रियोल यहाँ पे होंगे। जैसे हमारी अर्थ होती है ना, अर्थ में भी ऐसे ही पोल्स होते हैं, ऐसे ही हम सेल में पोल मान के चलेंगे। और वहाँ पे यहाँ पे सेंट्रोइल्स डिवाइड होके अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, जिससे हमारे स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच होंगे। तो सेंट्रोइल भी क्या करते हैं, एस फेज में हमारे डिवाइड करते हैं। तो एस फेज में हमने सीखा कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा, हिस्टोन सिंथेसिस होगी, ग्रोथ होगी न्यूक्लियस की, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रोइल्स का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आती है G2 फेज। ये हमारी गैप 1 फेज थी, ये हमारी गैप 2 फेज है। और पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोलेंगे इसको। और प्री माइटोसिस से पहले की फेज है, इसलिए प्री माइटोटिक फेज भी बोलेंगे। यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो सेल है, न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की ग्रोथ किस में होगी, G2 फेज में होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी हमारी। मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, आरएनए की भी सिंथेसिस होगी। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूल्स जनरेट करने होंगे स्पिंडल फाइबर के टाइम पे, तो वहाँ पे ट्यूबुलिन चाहिए होगा। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की भी सिंथेसिस किस में होगी, G2 में होगी। और पूरी सेल साइकिल के टाइम का 21% टाइम कौन लेती है, G2 फेज। कुछ साइक्लिन प्रोटीन बनते हैं यहाँ पे। साइक्लिन प्रोटीन जो हमारी सेल साइकिल को रेगुलेट करें, कि भाई सेल साइकिल अच्छे से चल सके, जिसको हम बोलते हैं CDK। CDK क्या होता है हमारा, CDK होता है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। डिपेंडेंट, C से साइक्लिन, D से डिपेंडेंट एंड K से काइनेजेस।
Kinesis regulates the cell cycle. तो यहाँ पे ये जो CDK प्रोटीन्स हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं सेल साइकिल के, वो भी कहाँ पे बनेंगे, G2 फेज में बनेंगे। फिर उसके बाद हम समझते हैं एम फेज। जो एम फेज होती है वो डिवीजन वाली फेज होती है। इसको दो में डिवाइड किया जाता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस। अब जो न्यूक्लियर डिवीजन है, कैरियोकाइनेसिस जो है, उसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एंड देन आती है हमारी साइटोकाइनेसिस और हमारी डॉटर सेल्स बन जाती हैं। सीखते हैं वन बाय वन क्या क्या होता है इन फेजेस में। माइटोसिस फेज जो हमारी डिवीजन की फेज है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है प्रोफेज। इसमें क्या होता है, ये डिवाइड कर रखी होती है अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज और लेट प्रोफेज में। जो हमारी अर्ली प्रोफेज होती है उसमें हमारा जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्या, DNA प्लस प्रोटीन हमारा जब बाउंड हो रखा है तो वो हमारा क्या है, क्रोमेटिन है, ठीक है, क्रोमेटिन, DNA प्लस प्रोटीन। तो जो क्रोमेटिन है वो क्या होने लग गया, डिहाइड्रेट मतलब उसने पानी लूज करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो पानी लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग थीन एंड कोल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थीन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, और थिन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, कोल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये थिन कोल्ड स्ट्रक्चर है क्या, ये है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये है तो सेम ही कंपोजिशन, बट बात क्या है, यहाँ पे हमारा डिहाइड्रेशन होके तब क्रोमोसोम बना है, ताकि हम उसको ईजिली देख सकें। सेंट्रोसोम हमारे जो हैं, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, ऐसे हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारा जो DNA होगा वो कंडेंस्ड होगा, कंडेंस स्टेज में होगा, और स्टेन भी डार्क स्टेन करेगा, और यहाँ पे मोस्टली जो हमारे जीन होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा सेंट्रोसोम, जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड को, ये दोनों हमारे क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, इन सिस्टर क्रोमेटिड को ज्वाइन करके रखता है, वो क्या है, ये हमारा सेंट्रोमर। तो ये जो सेंट्रोमर है ये यहाँ पे अब एक दूसरे से अपोजिटली मूव करेगा, अपोजिट पोल पे। पोल क्या है, ये जैसे अर्थ होती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थ है, इक्वेटर बनेगा बीच में, ठीक है, जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। ऐसे ही हम यहाँ पे इक्वेटर स्टडी करेंगे और पोल्स स्टडी करेंगे। जो अर्थ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ऐसे ही हम सेल डिवीजन के टाइम पे पोल को स्टडी करेंगे। फिर आती है हमारी मिड प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो थिक होने लगे, दिख रहे हैं हमें, थिकनेस बढ़ने लगी है, यहाँ पे बहुत थिन थे, यहाँ पे थिकनेस बढ़ने लगी है, और वो पेरीफ्री पे शिफ्ट हो गए। पेरीफ्री वर्ड यूज किया जाता है, बाउंड्री पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। और एस्ट्रल मतलब कि स्टार टाइप की का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है यहाँ पे, एस्ट्रल रे मतलब कि एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है अपोजिट पोल्स के ऊपर, उसको बोलते हैं एस्ट्रल रे फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी टूटना स्टार्ट कर देती है, और जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस डेंस मटेरियल होता है, डेंस जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है, वो भी साइज में रिड्यूस होने लगता है यहाँ पे। फिर आती है हमारी लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम पहले वाली प्रोसेस के कंपैरिजन में भी क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा थिक हो जाते हैं, और जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं हमारे, और इस फेज में जो मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है, और न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होंगी, जो भी हमारे ऑर्गेनल्स होंगे ना, सेल के ऑर्गेनल्स, वो सारे के सारे डिसअपियर हो चुके होंगे हमारी लेट प्रोफेज में, और एस्टर जो है वो जो फॉर्म हो चुके होंगे हमारे पोल पे, सेंट्रोल से अटैच हो चुके होंगे। उसके बाद आती है हमारी आगे मेटाफेज।
मेटाफेज का टाइम होता है हमारा 0.4%। जो हमारा डिवीजन का टाइम है, माइटोसिस का टोटल टाइम है उसका 0.4% होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम हमारे थिक हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और अलग अलग डिस्टिंक्टली हम देख सकते हैं। जब हम माइटोसिस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं अनियन रूट टिप में या ग्रास होपर में करते हैं, तो उस ग्रास होपर के टेस्टिस में परफॉर्म करते हैं, तो हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और स्लाइड को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें वहाँ पे मोस्टली मेटाफेज ही दिखती है, एनाफेज दिखती है, और मियोसिस में हमें प्रोफेज की स्टेजेस दिख जाती हैं। तो मेटाफेज ही वो फेज़ है जिसमें हम क्रोमोसोम के शेप को स्टडी कर सकते हैं, साइज को और स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सबसे थिक होता है हमारा क्रोमोसोम और एक मेटाफेज प्लेट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे वो स्पिंडल फाइबर के थ्रू हमारे अलग अपोजिट पोल से जुड़ रहे होंगे, और ये यहाँ पे होते हैं सेंट्रोइल। ठीक है, ये हमारे जो है ये है सेंट्रोइल, और ये जो हमें लाइंस दिख रही हैं ये है हमारे स्पिंडल फाइबर। ये अलग अलग नाम दे रखा है पर ये स्पिंडल फाइबर होते हैं, जैसे यहाँ पे क्रोमोसोमल फाइबर नाम दे रखा है। अब ये भाई कौनटी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि इन्होंने स्पिंडल फाइबर को अलग अलग क्लास में क्लासीफाई कर दिया। जैसे क्रोमोसोम को बाइंड करें तो क्रोमोसोमल फाइबर, और बीच में वैसे ही प्रेजेंट है तो इंटरजोनल, क्योंकि दो क्रोमोसोम के बीच में जोन का काम करे तो इंटरजोनल, और डिसकॉन्टिन्यूस है कॉन्टिन्यूस है उसके बेस पे कॉन्टिन्यूस फाइबर, ऐसे नाम दे रखा है स्पिंडल फाइबर को। ठीक है, अब जो स्पिंडल फाइबर है वो कैसे बने, वो 93 to 95% ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन कब सिक्रेट हुआ था, कब बना था, ये G2 फेज में बना था, इंटरफेज की उससे मिलके बन रहे हैं। 3 to 5% इसमें RNA मिलके बना हुआ है, और कुछ एक्टिन है, कुछ मायोसिन है, कुछ लिपिड है। ठीक है, मायोसिन हमारा मसल प्रोटीन होता है। तो ये जो एक्टिन ट्यूबुलिन मायोसिन है ना, ये हमारी सेल के साइटोस्केलेटन को, साइटो मतलब सेल का स्केलेटन, उसको फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे स्पिंडल इन सब प्रोटीन से मिलके बना होता है। जो टाइटनिंग हो जाती है यहाँ पे, द टाइटनिंग ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर्स क्या करती है, क्रोमोसोम को इक्वेटर पे लेके आती है। इक्वेटर क्या होता है, जैसे अर्थ में होता है ना एक इक्वेटर, बीच से एक लाइन जा रही है जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न और सर्दर्न। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इक्वेटर में बिल्कुल मिडल लाइन पे हमारे क्या हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम है वो लाई करते हैं इक्वेटर पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ग्रेशन और मेटाकाइनेसिस। जो सेंट्रोसोम है क्रोमोसोम के एक सिंगल प्लेट में अलाइन कर गए और उस प्लेट को बोला गया मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट है हमारी एनाफेज। एनाफेज का ड्यूरेशन का टाइम माइटोसिस के ड्यूरेशन से का 0.3% होता है। यहाँ पे एक प्रोटीन बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं APC। APC स्टैंड फॉर एनाफेज, A स्टैंड फॉर एनाफेज, P स्टैंड फॉर प्रोमोटिंग एंड C स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स। तो APC हमारा क्या है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेट हो जाता है, इसकी वजह से इक्वाटोरियल डिवीजन होता है। इक्वाटोरियल डिवीजन होता है, इक्वेटर पे डिवीजन स्टार्ट होता है क्रोमोसोम का। जो यहाँ पे सेंट्रोमर प्रेजेंट था वहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। ठीक है, और अपोजिट पोल पे जाएंगी। जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ होंगे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे रहेगी, तो ये जुड़ के अपोजिट पोल पे, ये अपोजिट पोल है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वहाँ पे वो मूव कर जाती हैं। इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, इस मूवमेंट को बोला जाता है एनाफेजिक मूवमेंट। जो क्रोमोसोम है वो इंटरकनेक्ट कर रखे हैं इंटरजोनल फाइबर्स के थ्रू। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इस स्लाइड में हमें दिख रहे हैं इंटरजोनल फाइबर्स, तो इन इंटरजोनल फाइबर्स के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। अब इस टाइम पे जो सेंट्रोमर है हर एक क्रोमोसोम का वो अपोजिट पोल पे लाई कर रहा है, और उसकी आर्म जो है वो बिहाइंड, मतलब यहाँ पे तो सेंट्रोमर है और उसकी आर्म्स पीछे की तरफ लाई कर रही हैं। जो रेट होता है एनाफेजिक मूवमेंट का जब ये अपोजिट पोल पे जाते हैं वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 2 माइक्रोमीटर पर मिनट होता है, और इसकी मूवमेंट के लिए 20 to 25 ATP मोलिक्यूल्स कंज्यूम हो जाते हैं जब एनाफेजिक मूवमेंट होती है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग मूवमेंट है। अब देखो यहाँ पे जब ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं तो वो अलग अलग शेप में लाई करेंगे। जैसे ऐसे होगा, कोई ऐसे लाई कर दिया तो उसको L शेप्ड बोल देंगे, कोई ऐसे लाई करेगा तो उसको V शेप्ड बोल देंगे। ये सेंट्रोमर है, ये तो सेंट्रोमर है, और ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड। तो इनकी जो अलाइनमेंट है, मतलब ये स्पेस में किस तरह से लाई कर रहे हैं, उसके बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे ये L फेज शेप होगी, ये V शेप होगी। अगर कोई ऐसे लाई कर रहा है हमारा
ठीक है, तो ये जे शेप होगी। कोई ऐसे लाई कर रहा होगा हमारा, तो वो आई शेप्ड हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी टीलोफेज। टेलोफेज ये हमारी रिवर्स होती है प्रोफेज के, और इसका जो माइटोसिस का टोटल टाइम है उसका 1.3% इसका टाइम होता है। अपोजिट क्यों है? क्योंकि भाई प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही थी, ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो रहे थे, पर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स क्या, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स लाई करते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोबारा से रीअपीयर होना स्टार्ट कर देंगे। NOR होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, वो भी यहाँ पे न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन करने लगेगा, और स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो डिसअपीयर हो जाएंगे क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है अब। ठीक है, और एस्ट्रल रे भी डिसअपीयर होने लगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होने लगी, स्पिंडल डिसअपीयर होने लगे, न्यूक्लियोलस भी हमारा रीअपीयर होने लगा। न्यूक्लियोलस होता है, जैसे न्यूक्लियस है उसके बीच में एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर होता है डार्क, और वो डार्क स्टेन होता है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वो भी रीअपीयर होने लग जाता है। और उसके बाद हमारी होती है साइटोकाइनेसिस। अब ये दो डॉटर सेल्स बनने लगी हैं हमारी, पर बन गई है, पर साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ है। तो जब वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में दो फेज होती हैं हमारी, मतलब दो टाइप से होता है वो, एक सेल फर्रो और सेल क्लीवेज मेथड से जो एनिमल सेल में होता है, एक होता है सेल प्लेट मेथड जो कि हमारा प्लांट सेल में होता है। समझते हैं इनको। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लीवेज फरो बन रहा है, ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिड बॉडी बनती है, सेंटर में बन रही है, जैसे यहाँ पे दो सेल बन गई, ये दो सेल बन गई थी, तो बीच में बनेगी सेल फरो, बीच में बनेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? जो पेरिफेरल हमारे माइक्रो फिलामेंट है, माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे फिलामेंट्स, तो यहाँ पे जो पेरिफ्री पे जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, हमें दिख ही रहा है वो किसकी तरफ मूव करे, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे मूवमेंट क्या है, सेंट्रीपेटल मूवमेंट है, पेरिफ्री से सेंटर की तरफ जा रही है, और दोनों साइड एक दूसरे से मिल जाती हैं। किसकी वजह से मिल रही हैं? वो माइक्रो फिलामेंट की वजह से, क्योंकि दोनों यहाँ पे हो क्या रहा है, माइक्रो फिलामेंट सेंटर में मूव कर रहे हैं। तो जब माइक्रो फिलामेंट सेंटर में मूव करेंगे तो अपोजिट एंड होंगे, वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, और पास में आने के बाद वो टूट जाएंगे और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो जो एनिमल सेल्स होती हैं उसमें यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है वो सेल फरो मेथड के थ्रू होता है। और यहाँ पे जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं, माइक्रो ट्यूबल्स, जो मैंने वर्ड यूज़ किए हैं, ये आप तब पढ़ोगे जब आप सेल के साइटोस्केलेटन को स्टडी करोगे, तो ये आपके लेवल का नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इतने डिप्थ में बात नहीं की है। फिर उसके बाद हम प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट सेल में जो हमारा सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो सेल प्लेट मेथड से डिवाइड होता है, प्लेट फॉर्मेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पिंडल फाइबर एग्जिस्ट करते हैं जो बाद में फ्रेगमोप्लास्ट, क्या, फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन करते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट किसके थ्रू फॉर्म किया गया, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू फॉर्म किया गया। यहाँ पे क्या होता है, गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, जैसे हमारे घर में बर्तन है वैसे सेल के अंदर वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर मटेरियल होता है जैसे लिपिड वगैरह, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो यहाँ पे जो गोल्जी वेसिकल्स हैं और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो वेसिकल्स हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, किसके, कहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, सेल के बीच में, सेंटर में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड से, और एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रही है हमें सेल प्लेट फॉर्म हो गई। ठीक है, वो फॉर्मेशन किस में हुई, वो किसके थ्रू हुई, मिडल लेमिला। मिडल लेमिला देखो, प्लांट सेल में मैंने बात की थी जब मैंने पहले वीडियो बनाई, सेल वाला चैप्टर ही चल रहा है हमारा, तो उसमें मैंने जब सेल वॉल के बारे में बात की थी, प्लांट सेल में सेल वॉल के बारे में बात की, या बैक्टीरियल सेल में मैंने सेल वॉल के बारे में बात की। तो क्योंकि प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, बस कंपोजिशन अलग रहेगी कि वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बन रही है, काइटिन से मिलके बन रही है, किस चीज़ से मिलके बन रही है। ठीक है, बट जो सेल वॉल है उसकी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है उसकी मिडल लेमिला, फिर उसके बाद क्या होती है उसकी जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल। तो जो मिडल लेमिला है उसके थ्रू फॉर्म होगी हमारी सेल प्लेट, और गोल्जी वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म करेंगे, वो सारे डिपॉजिट होके क्या बना देंगे, सेल प्लेट बना देंगे। ठीक है, अब ये सेल प्लेट बना देंगे तो ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी साइटोप्लाज्म को, और
हमारा क्या फॉर्म कर देगी, हमारे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म कर देगी। कई बार क्या होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस हमारा क्या था, कैरियोकाइनेसिस था हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन। जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है वो फॉलो नहीं किया जाता साइटोकाइनेसिस के थ्रू, मतलब उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म होंगे। ऐसी कंडीशन की को हम एक और नाम देते हैं, जब हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं सिनेक्शियम नाम देते हैं। और ये जो सिनेक्शियम है वो, इसका अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल लूँ तो जो कोकोनट होता है हमारा, कोकोनट उसमें जो लिक्विड फॉर्म होती है, जो वाटर होता है, वो इसका एग्जांपल है कि हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, बहुत सारे न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे हैं और लिक्विड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसमें, लिक्विड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं कोकोनट में। अब हम बात करते हैं कि हमारा क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, क्योंकि हमने देख लिया भाई एक सिंगल सेल से 2 डॉटर सेल्स कैसे जनरेट होती हैं। तो सिग्निफिकेंस ये है कि ये 2 डॉटर सेल्स देगा जो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होंगी, क्योंकि सिंगल पेरेंट से आई हैं, तो जो DNA यहाँ पे होगा, जो जीन यहाँ पे होंगे, वही जीन यहाँ 2 डॉटर सेल्स के अंदर होंगे। ग्रोथ करेंगी, जैसे भाई छोटा सा बेबी है वो ग्रो कैसे करेगा, सेल डिवाइड होंगी तब ग्रो करेगा। रिपेयर मैकेनिज्म से मेरी बॉडी में घाव हो गया, सेल डैमेज हो गई हैं, डेड हो गई हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए सेल्स हैं। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होती है, हमारी स्किन जो होती है ना बॉडी में, स्किन वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक होती है एपिडर्मिस अपर लेयर, एक नीचे होती है डर्मिस लोअर लेयर। तो जो ऊपर वाली जो स्किन है वो हमारी उतरती रहती है, रिन्यू होती रहती है। तो एपिडर्मिस को क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, तो वो वहाँ पे सेल्स डिवाइड करेंगी। जो गट होता है, गट क्या हमारी इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, इन सब की लाइनिंग जो है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी सेल ज़्यादा डिवाइड होंगी। जो ब्लड सेल्स हैं कॉन्टीन्यूसली ब्लड ट्रांसफ़र कर रही हैं, एक लिमिटेड टाइम स्पेन है, तो वहाँ पे उनको भी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें सेल डिवीजन चाहिए होगा, जो कि हमारा माइटोसिस है। न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म के रेशियो को स्टोर करने के लिए, क्योंकि कई बार सेल फीड करती रहती है, खाती रहती है, न्यूट्रिशन लेती रहती है और उसकी ग्रोथ हो जाती है, मतलब उसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा बढ़ जाता है पर न्यूक्लियस कम रहता है। तो दोबारा से बैलेंस बनाने के लिए न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के मटेरियल के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइटोसिस होता है।